हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑफिसर बिटिया वे डिस्कसिंग डेली करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल से। देखते हैं कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट सागर परिक्रमा प्रोग्राम। तो बेसिकली एक तरह से सागर परिक्रमा नाम से ही पता चल रहा है, सागर दैट आर ओशियंस, ओशन परिक्रमा मतलब दैट आर सर्कमफेरेंस, जो आप एक चक्कर लगाते हो। तो हमारी जो इंडिया की वुमेन ऑल इंडिया वुमेनशिप है दैट इज़ तारिणी, उन्होंने पहले पूरे वर्ल्ड में एक राउंड लगा लिया है। तो अभी उसका थर्ड मिशन है जो ये शुरू होने वाला है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर्टिकुलर इवेंट की, प्रोग्राम की, वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनियल हस्बेंड्री, डायरी, ओके। एंड इसमें काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड एंड फिशरमैन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो सभी इसका पार्ट होते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का। अब देखते हैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है क्या। एक तरह से नेविगेशन जर्नी है जो हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं, यूटीज़ हैं, उनके अलोंग टेक प्लेस करती है। एंड एक वही उसी रूट पर जाती हैं जो पहले से डिसाइडेड होता है, ताकि सबको बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो फिशरमैन कम्युनिटी है डिफरेंट स्टेट्स में, वो एक साथ ही हैं, वो एक है, उनमें यूनिटी यहाँ पर दर्शाती है, चाहे वो फिश फार्मर्स हो, फिशरमैन हो या फिर दूसरे स्टेक होल्डर्स हों। अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है तो उसी के इनिशिएटिव में इसको भी लॉन्च किया गया है। जो फोकस है सागर परिक्रमा का वो यही है कि हमें सस्टेनेबल बैलेंस लेकर आना है लाइवलीहुड के बीच। जो हमारे कोस्टल एरियाज होते हैं दैट आर इंडिया के, ऐसा है। सो दीज आर द कोस्टल स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सो ये हमारी कोस्टल स्टेट्स हैं। तो बताते हैं कि अगर हमारा जो फिशरमैन कम्युनिटीज़ है वो सब एक है, और जो लाइवलीहुड है जो फिशरमैन कम्युनिटी का, उनका सी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। इधर आपका अरेबियन ओशन है, अरेबियन सी, और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो जो मैराइन फिशरीज रिसोर्सेज हैं, जहाँ से ये पानी से जो फ़िश कैच करते हैं, तो उसी के ऊपर कोस्टल एरियाज़ के जो फिशरमैन है उनकी लाइवलीहुड डिपेंड है, उसको सेल करते हैं, उसी से उनका घर चलता है। तो उन्हीं की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर दर्शाई जाती है। काफ़ी सारे मेजर्स लेकर आते हैं ताकि जो मैरिटाइम इकोसिस्टम है हमारा, उसकी प्रोटेक्शन हो सके। सर्टिफिकेट्स या सेंक्शंस भी लगाए जाते हैं रिलेटेड टू पीएम मत्स्य संपदा योजना, जो कि अवार्ड किए जाते हैं फिशरमैन्स को, प्रोग्रेसिव फार्मरमैन को, यंग फिशरीज एंटरप्रेन्योर्स को इस पर्टिकुलर इवेंट के दौरान। इस इवेंट में एक एग्जाम्पल सेट होता है गवर्नमेंट कमिटमेंट का कि एक डेवलप किया जाए फिशरी मैनेजमेंट प्लान्स को, जो फिशरीज सेक्टर है वो ट्रांसफॉर्म किया जाए, एज वेल एज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट हम फ्रेमवर्क्स लेकर आए, मेथड्स लेकर आए जो फिशरीज गवर्नेंस भी करें। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं जो फिशरीज हैं, फिशरमैन कम्युनिटी है, उनको एक साथ लाने की, तो उसके लिए हमें कुछ गवर्नेंस इनिशिएटिव भी लेकर आने हैं। और कैसे हम जो फिशरमैन का लाइवलीहुड है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं, कुछ अगर हम डाइवर्स कर सकते हैं, सिर्फ फिशरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना होते हुए कुछ डाइवर्स लाइवलीहुड हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी ये पर्टिकुलर इम्प्रूवमेंट लाने की बात हो रही है। ऑल्सो अब जैसे फिशरीज़ है, फिशरीज़ पानी है, तो पानी अब ख़राब हो रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है, तो कोस्टल स्टेट्स इरोड होने लग गई हैं। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे जो क्लाइमेट चेंज है, लाइवलीहुड्स है, सिक्योरिटी है, कॉमर्स है, ये सब कितना इम्पैक्ट होने वाला, तो इनके बारे में भी सॉल्यूशंस लाए जाएंगे, ताकि अगर इन केस फिशरीज़ के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंट नहीं रही, उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट नहीं रहा, तो देयर मस्ट बी समथिंग दैट दे कैन रिलाई ऑन, दे कैन लिव देयर लाइवलीहुड्स अपॉन। अब जो फर्स्ट फेज़ था प्रोग्राम का वो था मांडवी टू पोरबंदर का। जो मांडवी टू पोरबंदर, मांडवी कोस्ट लाइन है, उसको कवर करने की बात हो रही थी। ये अरेबियन सी में है, अरेबियन सी कोस्ट में है, गुजरात डिस्ट्रिक्ट, जो गुजरात की कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सिचुएटेड है। एंड जहाँ पर रिवर रुक्मावती मीट करती है गल्फ ऑफ कच्छ को। तो बेसिकली जो इंडिया का ये वेस्टर्न पार्ट है, तो ये इस पर्टिकुलर रीजन से सिचुएटेड है। सो दिस इज़ योर तारिणी नाविक का सागर परिक्रमा। ये पूरी ऑल वुमेन शिप गार्ड, आपको ध्यान रखना है। तारिणी अगर न्यूज़ में नाम आए, ये स्टेट पीसीएस में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, इवन यूपीएससी ने भी इनडायरेक्टली इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि जो तारिणी है एक तरह से ऑल इंडिया शिप गार्ड है, ऑल इंडिया नेविका है। ओके ना, नेक्स्ट इज अबाउट पीईडब्ल्यू सेंटर रिपोर्ट ऑन जेंडर रोल्स। तो अभी आया है पीईडब्ल्यू रिसर्च सेंटर, जिन्होंने पब्लिश किया एक रिपोर्ट ऑन जेंडर रोल्स, जो बात करती है फेस टू फेस सर्वे ऑफ 29999 इंडियन इंडर्स 2019 एंड 2020 में। तो यहाँ पर डायरेक्टली पर्सनलाइज्ड सर्वे किया गया है, तो हम देखते हैं क्या रिजल्ट्स देखने को मिले हैं।
एज़ पर द रिपोर्ट्स जो इंडियन अडल्ट्स हैं यूनिवर्सली वो बोलते हैं कि वुमेन के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनके पास भी सेम राइट्स रहें जो मेन के पास है। लेकिन जो 10 में से 8 वुमेन है वो ये कहती हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कुछ सर्कमस्टांसिस के अंडर जो इंडियन मेन है उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम देते हैं, चाहे नोइंगली अननोइंगली वी गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू मैन। 80% मैन इसको एग्री भी करते हैं कि जब वो जॉब पर होते हैं तो मैन के पास ज़्यादा राइट्स होते हैं वुमेन से। तो आप डिस्क्रिमिनेशन एट द वर्क प्लेस यहाँ पर देख सकते हो। अगर हम वुमेन एंड पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें, जो इंडिया ब्रॉडली है एक्सेप्ट करता है इंडियन वुमेन को पॉलिटिकल लीडर, जैसे इंदिरा गांधी थी, सोनिया गांधी थी, तो काफ़ी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर थे बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी वुमेन। और जो इंडिया की हिस्ट्री है उसके अंदर 1966 इलेक्शन से जो इंदिरा गांधी है वो रही हैं वुमेन, इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। और उसके बाद ममता बनर्जी थे, सुषमा स्वराज, जयललिता। तो जो 55% अडल्ट हैं वो कहते हैं कि वुमेन और मेन इक्वली गुड पॉलिटिकल लीडर्स हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस इंडिया में थोड़ा मेन की तरफ ही जाते हैं क्योंकि हमें लगता है मेन ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से संभाल सकता है, बट ऐसा नहीं है। बल्कि कुछ कहते हैं कि 14% ऐसे बोलते हैं कि वुमेन ज़्यादा बेटर लीडर्स होती है मेन से। तो एक तरह से डिबेट है यहाँ पर कि कौन बेटर लीडर हो सकता है। बात करते हैं शेयरिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। क्या फैमिली की बात आ रही है तो आपको वुमेन ही याद आती है कि माँ ही बच्चे का ध्यान रखेगी, माँ ही लंच पैक करेगी, माँ ही तैयार करेगी, तो इट्स बेसिकली माँ माँ माँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, क्योंकि काफ़ी इंडियंस यही मानते हैं कि मैन और वुमेन को शेयर करनी चाहिए फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इक्वल में। बट जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स चल रहे हैं कि ये वाला पर्टिकुलर वुमेन करेगी काम, वो वाला काम मैन करेगा, तो एक तरह से जो डिसाइडेड रोल है, जो स्टैंडर्ड रोल है, वो नहीं होने चाहिए। 62% एडल्ट मानते हैं कि दोनों मैन एंड वुमेन को इक्वल होना चाहिए बच्चे की केयर करने में, क्योंकि काम दोनों करते हैं आज के टाइम में दोनों बच्चे को फिर इक्वली ध्यान भी देना चाहिए। जो 34 एडल्ट हैं वो कहते हैं कि सिर्फ वुमेन के पास ही राइट होना चाहिए कि वही बच्चे का पूरा ध्यान वुमेन रखें। 54% कहते हैं कि जो मैन एंड वुमेन है वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अर्निंग मनी, वाइल 43% बोलते हैं कि ये सिर्फ ऑब्लिगेशन है मेन का, कि वुमेन तो काम करनी ही नहीं चाहिए क्योंकि ये सिर्फ काम मेन का है। तो एक तरह से जो ट्रेडिशनल हमारा पुराना जो पुश्तैनी सोच चली आ रही है जो कि बहुत ख़राब है, जो कि बहुत बैकवर्ड है, अब हम नए ज़माने में आए हैं तो हमें प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पीछे जाने के बारे में। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि वुमेन हो या मैन हो दोनों इक्वल हैं, दोनों में जान है, दोनों इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं। इवन वुमेन ज़्यादा कैपेबल होती हैं तभी उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी दिया जाता है। तो अब काम आता है बर्डन शेयरिंग का, दैट मैन शुड बी शेयरिंग हर वुमेन। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेरेंट्स, 60% ऑफ इंडियंस मानते हैं कि जो सन है वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पेरेंट्स के लास्ट राइट्स होते हैं, क्रीमेशंस राइट्स होते हैं, बरियल राइट्स होते हैं, ये सिर्फ उनका बेटा ही करेगा। तो एक तरह से ये सोच अभी भी प्रेवलेंट है, इसलिए सन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। रिस्पेक्ट टू वुमेन, 76% ऑफ इंडियन अडल्ट पॉइंट करते हैं कि जो वॉयलेंस है वुमेन के अगेंस्ट, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कंट्री में। 51% बोलते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चों को, लड़कों को बताएं कि कैसे वुमेन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जो 26% कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि गर्ल को बताया जाए कि उनको बिहेव कैसे करना है प्रॉपर्ली, बिकॉज उनको, क्योंकि उनके बिहेवियर की वजह से ही लड़के उनको छेड़ते हैं, उनके कपड़ों की वजह से लड़के उनको छेड़ते हैं, उनकी मेंटालिटी की वजह से लड़के उनको छेड़ते हैं, लड़कों की कोई गलती नहीं है। सो ये बहुत बुरी सोच है जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है। तो इसलिए हमारे जो लड़के हैं उनको अकल देने की ज़रूरत है कि लड़की की कैसे इज्जत करनी है, कैसे रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमें उनको सिखाना है, लड़कियां अपना ध्यान खुद रख सकती हैं। ओके, सो दिस इज़ द रिपोर्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट एंड एवरीबडी शुड मानना सीखें कि कैसे हमारी जो सोसाइटी है कहाँ जा रही है, किस तरीके से जा रही है। तो इट शुड बी वेरी ओपन एंड इट शुड बी वेरी प्रोग्रेसिव, नॉट बैकवर्ड गोइंग। नेक्स्ट इज़ अबाउट रिलीफ एंड रिहैब ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिपैट्रिएट स्कीम। तो बेसिकली जो ये स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, ये एक तरह से 7 एग्जिस्टिंग सब स्कीम का पार्ट है। अब इसको हमने कंटिन्यू किया है फॉर द पीरियड ऑफ 2021 से 2025-26। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो स्कीम है ये कंटिन्यू की जाएगी विद द टोटल आउटले ऑफ 1452 करोड़ रुपीज़, और यहाँ पर इंश्योर किया जाता है असिस्टेंस अंडर द अम्ब्रेला स्कीम continues to reach beneficiaries through the Ministry of Home Affairs.
जो स्कीम है ये इनेबल करती है रिपाट्रिएट्स को, माइग्रेंट्स को जिन्होंने सफ़र किया है डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि अगर कोई लोग माइग्रेट कर रहा है, अगर सपोज़ हमें माइग्रेट करना पड़े तो हमारा लाइवलीहुड एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो माइग्रेंट्स हैं वो आ रहे हैं हमारी कंट्री में तो उनको हम काम दें ताकि वो अपनी इनकम और अपने आप को सपोर्ट कर सके। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी स्कीम्स लाई हैं डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम में। तो 7 स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाई है। यहाँ पर नाम दिया गया है रिलीफ एंड रिहैब ऑफ डिस्प्लेस्ड फैमिलीज ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर एंड चम। तो जब जो फैमिलीज पीओके से डिस्प्लेस्ड हुई है उनका भी हमने काम देखा है, काम दिया है। जो त्रिपुरा से हुई है उनका भी, तमिल जो रेफ्यूजीज है श्रीलंकन तमिल, चाहे वो एंटी सिक्राइड विक्टिम्स हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड अदर फैसिलिटीज़, जो हमारे टेररिस्ट वायलेंस होती है, इंसर्जेंसी होती है, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, तो उस केस में भी काफ़ी लोग माइग्रेट करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, तो उसको भी हम सपोर्ट करते हैं। इवन सेंट्रल तिब्बतन रिलीफ कमेटी भी बनाई गई है जो हमारे तिब्बतन से जब दलाई लामा आए थे उस टाइम पे हमने रिफ्यूज काफ़ी सारे लोगों को अपनी कंट्री में दिया था। तो इंडिया हमेशा ओपन रहता है, बाहर के लोगों को खुली बाहों से स्वागत करता है अगर हमारी कंट्री में कोई आ रहा है। इवन ग्रांट इन एड्स भी दिया था वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। जब वहाँ पर बांग्लादेशी इनक्लेव्स बनाए गए थे इंडिया में जो कि कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एंड वहाँ पर 922 रिटर्निस थे जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में आए थे। तो गवर्नमेंट उनका भी ध्यान रख रही है, उनके लिए घर भी बनाती है। नेक्स्ट इज़ अबाउट ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ये आई है ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। हमें पता है कि जो प्लास्टिक है बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ह्यूमंस के लिए ही नहीं, एनिमल्स के लिए भी, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, इनफैक्ट हर एक पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो जो ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी आई है ये प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। एंड ये कैसे होगा? बाय टैकलिंग इंटायर सप्लाई चेन ऑफ मटेरियल, कि कैसे हमारी जो सप्लाई चेन है प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन तक की जो सप्लाई चेन है उसमें ही अगर हम वही ख़त्म कर देंगे, अगर हम प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा। तो हमारा भी हमें ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तरह से ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। आपको ध्यान रखना है यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि रिसेंटली ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी वाज इन न्यूज़, इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। सो आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। जो रेजोल्यूशन है फर्स्ट ट्रीटी का वो पास किया गया था यूएन एनवायरनमेंट असेंबली नायरोबी में केन्या में। और जो फर्स्ट ट्रीटी है वो कोशिश करती है कि हमें 9 बिलियन टन ऑफ प्लास्टिक को ख़त्म करना है, जो कि प्लास्टिक एज रैम्प्ड हुआ था 1950s से। 1950s के बाद से जो प्लास्टिक का इंट्रोडक्शन है हमारी मार्केट में वो बढ़ता है, तो बढ़ता जा रहा है, तो वो हमें ख़त्म करना है। एंड अब हमें कोशिश करनी है कि कैसे हमें इस पर्टिकुलर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना है बाय 2024। कुछ आइडियाज़ यहाँ पर रखे गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि इस मीटिंग में 2 कॉम्पिटिटिंग आइडियाज़ को रखा गया। पहला था जो पेरू एंड रवांडा ने रखा, जो बोलते हैं कि जितने भी स्टेजेस हैं लाइफ साइकिल प्लास्टिक के, चाहे वो प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो इसमें हमें सारे स्टेजेस पर ध्यान देना है। दूसरा आइडिया था वो थोड़ा लिमिटेड डील था जो सिर्फ ओशंस में प्लास्टिक की बात करता है। ये जापान लेकर आया था। जापान बात कर रहा है कि जो प्लास्टिक ओशन में है जिससे मैराइन लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, मैराइन लाइफ मर जाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, फिर उसके बाद वो कंजम्पशन हम ह्यूमंस भी करते हैं, तो बहुत माइक्रो बीड्स, माइक्रो जो प्लास्टिक होता है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर पॉइंट पुट फॉरवर्ड रखा गया। तो देखते हैं कि फाइनली क्या रिजल्ट रहा। बेसिकली हमारा पॉइंट यही है कि 2024 से हमें प्लास्टिक को ख़त्म करना है। वी ट्राई कि प्लास्टिक का मिनिमम से मिनिमम यूज़ होए। जो ये ट्रीटी है वो लीगली बाइंडेड है। ये एक्नॉलेज करते हैं जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होगा प्लास्टिक को ख़त्म करना और प्लास्टिक पोल्यूशन को एकदम से ख़त्म करना है देन हाई इनकम वंस। 10 यहाँ पर अभी ज़रूरत है फाइनेंशियल मॉडल की ताकि हम प्लास्टिक यूज़ को ख़त्म कर सकें एंड प्लास्टिक वेस्ट को कम कर सकें। तो इसलिए इसको लीगली बाइंडिंग बनाया गया है ताकि जो पूरे नेशन के वर्ल्ड के नेशंस हैं वो एक साथ आए और प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, हम इसको ख़त्म करें। तो यहाँ पर डाटा गिवन है प्लास्टिक वेस्ट से रिलेटेड। 2015 में वर्ल्ड ने 381 मिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस किया था। जो 100,000 टन था वो हर साल ओशंस में जाता है। और जो ये वेस्ट है वो आता है लोअर इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से। और इनकी जो कैपेसिटी होती है, ये बहुत बेकार प्लास्टिक होता है क्योंकि रिसाइकिल भी नहीं होता ना ही जलता है, तो ये इन्वायरमेंट में ही रह जाता है। इन्वायरमेंट में रहता है तो ये सबको हार्म कर रहा है।
जो यूबिक्यूटस प्लास्टिक पोल्यूशन है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है मैरीन लाइफ को, जो हमेशा ही रहता है प्लास्टिक पोल्यूशन। माइक्रो बीड्स में वो चाहे ब्रेक हो जाए लेकिन वो रिसाइकिल नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, उसको हम रीयूज़ भी नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्पैक्ट करेगा ह्यूमन हेल्थ को भी, इसलिए इसके कंसर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हमें नज़र आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पैक्टिंग आर हेल्थ ऑल्सो। तो दिस इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ध्यान दें और अब जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन है प्लास्टिक की वजह से उसको टैकल करने की कोशिश करें, और अपने अपने घरों में हम प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें, क्योंकि अगर हम अपने घर से शुरुआत करेंगे तभी जो पूरा नेशन है वो भी प्लास्टिक फ्री हो पाएगा। अब इंडिया की बात करते हैं प्लास्टिक वेस्ट। अगर हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डाटा की बात करें तो इंडिया जनरेट करता है 26,000 टन्स प्लास्टिक एक दिन में, जिसमें से 10,000 प्लास्टिक टन आता है अनकलेक्टेड, जो भी कलेक्ट ही नहीं होता, जो हमारे रोड पे पड़ा रहता है, घर के बाहर पड़ा रहता है, तो वो अनकलेक्टेड रहता है। और जो इंडिया की पर प्लास्टिक कंजम्पशन है पर कैपिटा वो यूएस का 1/10 है। एंड स्टिल इतना ज़्यादा हमारा जो गार्बेज है प्लास्टिक का वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है, क्योंकि वो रिसाइकिल नहीं हो रहा तो एक्यूमुलेट ही होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ द सिचुएशन ऑफ कंसर्न। अब UNEA के बारे में देखते हैं, जो कि जो 5th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का, वो February 21 में हुआ था केनिया में, नायरोबी जो कि उसकी कैपिटल है, जहाँ पर बात की गई थी जो UNG3A में जो भी टारगेट्स थे उस पर एग्रीमेंट लाया गया है। वर्चुअली हेल्ड हुआ था क्योंकि कोविड की वजह से, एंड जो थीम था दैट वाज स्ट्रेंथनिंग एक्शंस फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो हमारा बेसिकली एम्स SDG अटेन करने में ही है कि कैसे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अटेन करना है, ताकि हमारा जो वर्ड है टुवर्ड्स सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ जा सके। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो UPSC पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको कोई भी आर्टिकल मिस नहीं करना है और हमारी न्यूज़ को फॉलो करते रहना है। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।